नमस्कार, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज प्रेजेंट्स द विकी शो की शुरुआत से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्कार परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस फर्स्ट शो के एपिसोड में हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो खुद एक बहुत अच्छे गुरु रह चुके हैं, राइटर भी है, लिखते भी है। सो इस वक्त हमारे साथ है किशन सिंह गतवाल जी। सर, आपका सिरमौर न्यूज के द विकी शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कौन सा गांव था? मेरा जन्म 1946 में 22 सितंबर को गातू गांव में हुआ जी। और ये गांव आजकल तो बिल्कुल रोड के नज़दीक है जी। बसें आती जाती रहती हैं। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा गांव था और वहाँ एक सामान्य सी रिहाइश जो है माता पिता की थी जी। तो उस गातू गांव में मैं पैदा हुआ जी। और स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? और मेरी स्कूलिंग जो है सबसे पहले मुझे स्कूलिंग के लिए जो है प्राइमरी स्कूल चिचेती में भेजा गया जी। तो वो एरिया जो है ऐसा था तकरीबन के लगभग 5-6 किलोमीटर आना जाना मुझे डेली पड़ जाता था जी। तो मैं अपने गांव से जो है अकेला लड़का था जो उस दौरान स्कूल जाने लगा और मेरे लिए एक प्रॉब्लम थी अकेले जाना और इतना एरिया जो है कवर करना और जंगल से होके जाना, जंगल से लेकिन एक लगन थी कि पढ़ना है। तो मैं स्कूल में पहली बार वहाँ छोड़ दिया गया। उसके बाद मैं अपने आप ही डेली जाना आना ये प्राइमरी स्कूल करता रहा। तो वहाँ 4 जमातें पास करने के बाद में 5वीं जमात के लास्ट में ही था मैं उस वक्त। तो फिर किन्हीं कारणों से, घरेलू कारणों से फिर मैं प्राइमरी स्कूल चिचेती छोड़ करके फिर हमारे गांव में स्कूल खुल गया था। तो फिर सब ने प्रेशराइज सा किया कि जी अपना घर का स्कूल खुला हुआ है, यहाँ बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल कैसे चलेगा। तो आप भी यहाँ आ जाओ। तो मैं फिर अपने गांव के स्कूल में आ गया। तो वहाँ से मैंने 5वीं का एग्ज़ाम दिया। मैं अकेला लड़का था, गातू से क्योंकि नया स्कूल था। तो फिर भरोग में हमारा एग्ज़ाम हुआ और वहाँ से मैंने 5वीं पास करी भरोग सेंटर से मतलब। और उसके बाद फिर 6ठी से पढ़ने का सवाल था। फिर भरोग के लिए भी मुझे 7-8 किलोमीटर डेली आना जाना पड़ ही जाता था ऑन फुट। तो उस ज़माने में ना बस थी, ना साइकिल था, ना कुछ और था, आने जाने कोई साधन नहीं थे। वही बड़ा कठिन था भरोग जाने के लिए। डेली सुबह जल्दी 8 बजे तक तैयार होकर चल देना और 9 बजे तक वहाँ स्कूल में पहुँच जाना, फिर अटेंड करना। लेकिन स्कूल में भी मैं वहाँ स्कूल में ऐसा रहा कि तकरीबन धीरे धीरे मैंने स्कूल में अपनी पैठ जमाई और मैं वहाँ क्लास में फर्स्ट ही आने लगा। और 8वीं में भी वहाँ ऑनर बोर्ड पे मेरा नाम है। तो उस ज़माने में जो है तो वहाँ से मैंने 8वीं कक्षा पास करी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भरोग बनेड़ी से। उसके बाद फिर आगे पढ़ने की इच्छा थी, कुछ थोड़ा पढ़ें। तो मुझे फिर हाई स्कूलिंग के लिए मुझे गवर्नमेंट हाई स्कूल ददाहू भेजा गया क्योंकि आसपास तो कोई स्कूल थे नहीं। ददाहू में स्कूल था तो वहाँ बोर्डिंग भी थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वहाँ ज़्यादा सूट कर रहा था। बोर्डिंग भी मिल गया और हाई स्कूल भी मिल गया। तो मैं वहाँ दाखिल हुआ और वहाँ से मैंने 9वीं और 10वीं जो है वो हाँ ददाहू से मैंने पास किया। और उसके बाद फिर मैं डिग्री कॉलेज नाहन में गया। तो उस ज़माने में तो आजकल तो ये +2 होता है, उससे पहले जो है FA होता था। तो वो तो उसी साल ही ख़त्म हुआ था। उस साल फिर PUC कहते थे उसको, प्री यूनिवर्सिटी क्लास। अच्छा। तो 11वीं में मैं ये आपके नाहन डिग्री कॉलेज में दाखिल हुआ। तो वहाँ भी काफ़ी मेहनत की, पढ़ाई की और अच्छी परफॉर्मेंस ठीक ही रही मेरी वहाँ भी कि मतलब नंबर ठीक ही आते रहे। घर वालों से हमेशा शाबाशी मिलती रही और घर वाले मुझसे काफ़ी खुश थे। उन्हें मेरे पूरा विश्वास था कि ये अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देगा और
ये ऐसा कभी नहीं करेगा कि पढ़ाई छोड़ देगा या नहीं। जी, जी, जी। तो क्यों लगन थी मेरी तो जी। फिर मैं पढ़ा और वहाँ से मैंने कॉलेज। हाँ कॉलेज जो है मैंने 3 3 इयर्स डिग्री कोर्स मैंने नाहन से किया। सर ये कौन से साल की बात है, सन की बात है? ये है जी 1963-64 में मैं नाहन गया और 4 साल वहाँ लगाए जी। और 68-69 में फिर वहाँ से मैंने बीए कर लिया था। सर जब बचपन की बात चल ही रही हाँ, है, हाँ। बचपन की कोई ऐसी याद हाँ जो जी। आपको आज भी याद आती है कि यार हाँ जी। वो बचपन की जो चीजें किया करते थे आज भी जहन में आती है, कोई हाँ। याद हो? बचपन में हम भी बच्चों की तरह ऐसे ही होते थे। कई बार जो है खेलना, शरारतें करना, जंगलों में जो है वो बनक्षा होती थी तो बड़ी अच्छी जो है वो उसके फूल होते हैं, इकट्ठे करते थे, दवाइयों काम आते हैं वो। राइट। तो हम इकट्ठे करते थे तो कई बार जंगलों में स्कूल से आके फिर बनक्षा वगैरह इकट्ठी करनी हमने तो हम कई बच्चे जो है वो बनक्षा वगैरह इकट्ठी करते थे। राइट। और कई बार आपस में खेलते थे, कबड्डी ये वो जैसे बचपन में होता है। गुल्ली डंडा भी हाँ। आपके टाइम चलता था? हाँ थोड़ा वो भी चलता था, ज़्यादा हमने जी। खेला नहीं लेकिन खेलते थे, गुल्ली डंडा भी खेलते थे। ज़्यादा हम कबड्डी का ही ज़्यादा बचपन में शौक था, कबड्डी खो खो वगैरह यही। तो आपका कॉलेज जैसे ही पास आउट आप हो गए, हाँ जी। आपकी पहली नौकरी कौन से सन में लगी और कैसे लगी? कॉलेज से ऐसा हुआ कि 1969 में जो है मैंने जब बीए कर लिया नाहन जी। डिग्री कॉलेज से जी। तो उसके बाद फिर 1 साल के लिए मैं बीएड के लिए ट्राई करता रहा लेकिन ऐसा कुछ संयोग नहीं बना कि मैं राइट टाइम पे जो है वहाँ इंटरव्यू पे नहीं पहुँच सका और मैं बीएड नाहन या सोलन से शिमला से कर नहीं पाया। तो फिर मैं वो साल तो वेस्ट हो ही गया था। जी। तो फिर मैं आगे चंडीगढ़ गया, वहाँ मैंने सारे दाखिले ख़त्म हो गए थे लेकिन संस्कृत विभाग में दाखला चालू था और वो उनका एडवर्टाइजमेंट आया, मैं उनके डिपार्टमेंट में चला गया और उन्होंने मुझे वहाँ संस्कृत एमए फर्स्ट ईयर में जो है जी। उसमें मुझे दाखला ये उन्होंने कौन से सन की बात है? साल? ये 1971 की बात है जी। ये। हाँ जी। जी। तो नौकरी करते करते मतलब नहीं। कहाँ पे आपकी वो लगी? हाँ तो फिर वहाँ से मैंने एमए किया, जी। चंडीगढ़ से बीएड किया जी। और एमए बीएड करने के बाद में फिर मैं अपने एरिया में आया। जी। तो फिर क्योंकि मैं ओवरेज होता जा रहा था तो फिर मेरे सामने ये था कि अगर जॉब करना है तो जो कुछ मिले वो कर लें। तो अपनी क्वालिफिकेशन न देखते हुए मैंने फिर एज ओटी ओरिएंटल टीचर अच्छा। वो ज्वाइन कर लिया। वो मजबूरी थी जी, कुछ करना था वो जिंदगी में। करना था और ओवरेज होते जा रहे थे जी। तो गवर्नमेंट सर्विस में तो आना था। जी। तो फिर कुछ टाइम में ओटी रहा। जी। फिर तो मैं पहली पोस्टिंग मेरी कोटापाब में हुई थी। अच्छा। तो इंटीरियर का स्कूल था, मिडिल स्कूल हुआ ही था। जी। तो वहाँ मैं 2 साल वहाँ रहा जी। और फिर वहाँ से फिर दूसरे स्कूलों में आता रहा। वहाँ से फिर जांदनिया सडियार हाँ जी। वहाँ के मिडिल स्कूल में आ गया जी। और वहाँ से 8-9 साल 10 साल वहाँ रहने के बाद में फिर स्टोन ट्रांसफ़र अच्छा। कर लिया मैंने। सर आपका अगर मैं पूरा नौकरी का सालों का वो देखूं हाँ। तो कौन से स्कूल की यादें अभी भी आपको याद आती है कि उस स्कूल में जो है वो चीज़ बड़ी याद रहती है उसकी? बस यादें तो बस हर स्कूल की सारे एक ही जैसी होती है जी। ऐसा तो कोई टीचिंग प्रोफेशन था। जी। तो जब मैं वहाँ कोटापाब में था तो वहाँ भी ऐसा था कि बच्चे काफ़ी पिछड़े हुए थे बेचारे पढ़ाई में। तो उनके साथ काम करना, उनके साथ मेहनत करना, उनके मोराल को बूस्ट करना जी। और उनके स्तर को उन्नत करना, इसमें मैं काफ़ी अपनी जो खुशी महसूस करता था भाई चलो इन बच्चों के लिए कुछ हम करें। जी। क्योंकि कोई अगर मैथ्स में अच्छा होता था तो हिंदी में कमज़ोर है, कोई हिंदी में ठीक है तो इंग्लिश में कमज़ोर है। Right. तो मेरा लकीली ऐसा था कि मैं तकरीबन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भी तो ये थोड़ा ज्ञान इन भाषाओं का था। कहा भी आता है कि उर्दू एक बहुत अच्छी जुबान मानी जाती है। उतना अच्छा तो हम थे नहीं ना लेकिन जी। काम चलाऊ हमने उर्दू वहाँ भी पढ़ाया, कोटापाब में जी, भी जी, पढ़ाया, यहाँ हाई स्कूल स्टोन में भी पढ़ाया। जी। तो स्कूलों में जो है मुझे यही ज़्यादा महसूस हुआ कि जो बच्चे जी। दूसरे प्राइमरी स्कूलों से
हाई स्कूल में या मिडिल स्कूल में आते हैं उनका स्तर जो है एट पार उनके साथ नहीं होता जो हाई स्कूल या मिडिल स्कूल के बच्चे दूसरे होते हैं, क्योंकि या तो वहाँ उस ढंग से उनको बेचारों को पढ़ाया नहीं जाता, या वहाँ एक आधा टीचर होता है उससे इतना वक्त नहीं मिलता होगा, या और भी कोई कारण हो सकते हैं कि जो उन बच्चों के स्तर उतने अच्छे नहीं होते कि वो दूसरे स्कूल में जा कर के सबके साथ चल सके। तो वहाँ उनको बच्चों को बड़ी ऐसी मुसीबत होती थी कि वो सोचते थे भी ये अब टीचर क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, उनको कोई मतलब वो मेकअप नहीं कर सकते उस चीज़ को जो है कि क्या टीचर कह रहा है, क्योंकि उनमें गैप रह जाता था। अच्छा सर, आपकी अगर मैं गुरु वाली जो जॉब थी, नौकरी थी अध्यापक वाली, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही होगी पूरे जितने भी साल आपने दिए। अब आते हैं आपके पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है, आप माशाल्लाह लिखते भी बहुत अच्छा है, तो ये लिखने की जो कला है ये कैसे बढ़ी? स्कूल टाइम से बढ़ी, कॉलेज टाइम से बढ़ी, या जब आप नौकरी में आए तब बढ़ी? ये दरअसल थोड़ा बहुत लिखना जो है ये बचपन से ही मुझ में था कि जब मैं छठी में गया तब भी कुछ लिखने की, कुछ बोलने की दिल में तमन्ना रहती थी और मैं लिखता था। तो एक बार मैंने जो है भक्त ध्रुव के बारे में कुछ लाइब्रेरीज में जैसे पढ़ा तो उससे मुझे बड़ा करुणा रस का आभास सा हुआ कि देखो कि इसके साथ बेचारे के साथ कितनी जातियाँ हुई कि इसका पिता उसको गोद में भी नहीं बैठाता है, तो ये दुर्भाग्य का विलास है, और जबकि हकदार था वो। तो करुणा रस सा दिल में आकर के लिखने की कुछ भावना हुई, तो शायद पहली पंक्तियाँ मैंने ध्रुव के बारे में ही कुछ लिखने से शुरू की, और वो धीरे धीरे कई बार तबीयत करते थे भाई कुछ लिख दें। तो एक बार वैसे ही जो है जो कॉलेज में था तो वहाँ पर एक मॉडर्न रामायण वैसे ही पैरोडी लिख दी, नान डिग्री कॉलेज में था। और इसी तरह से एक लिखा था भगवत श्री कृष्ण से दिल्ली दर्शनम, तो हम दोनों ने मिलकर के, मैंने और शिवराज जी ने, आज वो बेचारे आज यहाँ नहीं दुनिया में, लेकिन हम दोनों ने वो संस्कृत में भी वो लिखा था थोड़ा सा, तो प्रोफेसर साहब ने काफ़ी हेल्प किया उसमें हमारा, तो वो हो गया। तो धीरे धीरे वो लिखने का जो थोड़ा वो जो था ना जी, फिर कॉलेज में भी कई बार जो है कि एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था कि सवेरा हो ही जाता है मुर्गा हो ना हो, तो वो कॉलेज मैगजीन में वो दो चार लाइनें वहाँ जो वो पैराग्राफ वो आया था। तो धीरे धीरे ये शौक़ थोड़ा डेवलप होता रहा। फिर जैसे कोई अपनी आप बीती है, जग बीती है, कोई घटना देखी है तो उसे लिख लेना, डायरी पे लिख लेना, तो इस तरह ये लिखने का अभ्यास बनता रहा। तो अभी कुछ टाइम से पीछे मुझे ऐसा हुआ कि अब ऐसा लगा जैसे अभी ये किताब ही है, ये वाली है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो उसमें मतलब बाकी का ज़्यादा यही था कि लिखा तो बहुत था, लेकिन कुछ कहीं था, कुछ कहीं था, कुछ कहीं था, उसकी कंपाइलेशन और उसकी करेक्शन, उसको करेक्ट करना और उसको लिपिबद्ध करना और एक पुस्तक का रूप देना, वो कार्य मेरे सामने काफ़ी था, जो कि अब आप देख लो कि 30-35 या 40 साल के कैरियर में जो जहाँ जो कोई लिखा गया उसे इकट्ठा करना भी एक आसान काम थोड़ी होता है। कितनी डायरियाँ होंगी, कहाँ होगा, कोई कहाँ क्या लिख दिया है, सारे कागज इकट्ठे करके उनको करके फिर निकाल कर। जी, अगर मैं बात करूँ आपकी बुक्स की, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, अभी तक 2 बुक्स आपकी मार्केट में आ चुकी है। हाँ जी। पहली किताब मेरे सामने पड़ी है, बहुत कुछ बाकी है। हाँ जी। सो ये कौन से साल में आई थी? साल 2000 आई थिंक 17 में ही है। सर, इस किताब में कौन सी पंक्ति आपकी सबसे पसंदीदा है? वो ऐसा है ना जी कि तो ये बस पूछिए आप, हकीकत पता क्या है कि माँ के लिए अपना बच्चा जो है ना जी, वो चाहे कैसा भी हो जी, वो सारी वो उसके लिए सारा ठीक होता है। क्यों? और दूसरे देखने वालों के लिए तो वो भद्दा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, शरारती भी हो सकता है, लेकिन माँ के लिए तो वो ठीक। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ बेस्ट है। हाँ, बाकी आदमी कोशिश करता है कि अच्छे ढंग से जो है हर चीज़ बढ़िया लिखी जाए, लेकिन ये दरअसल ऐसा है कि हमने तो इसको एक छंद मुक्त इसमें पद्धति में लिखा है ना, इसको जो है हमने
कोई ज़्यादा परिश्रम करके मेहनत करके नहीं, जो भी दिल में कोई तरंग उठी तो वो तरंग पकड़ी और एज इट इज जब देखा वहीं वो एक लाइन आई तो एक, दो आई तो दो लिख दी और फिर बाद में जहाँ टाइम लगा उसको डेवलप कर लिया। राइट सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पहले की जो राइटिंग थी पहले ज़माने की और आज के ज़माने की जो राइटिंग है उसमें क्या आप अंतर मानते हैं? कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, देखो जी, अब जैसे मान लो कि प्राचीन काल में, रीति काल में राजे महाराजे होते थे, उनका परिवेश था, उनका वो था, तो जो लेखक और वो थे वो उतने स्वतंत्र नहीं थे। उनको जो निश्चित पॉइंट्स पर ही अपने विचार प्रकट करने पड़ते थे, उससे बाहर वो जा नहीं सकते थे। और एक उनके पास ये होता था कि किसी राजे के प्रश्रय में, आश्रय में रह रहे हैं तो उसकी रुचि के मुताबिक ही, उसके मनोरंजन के लिए ही या उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कह लो, कुछ ही कह लो, उसको खुश करने के लिए ही वो लोग ज़्यादा लिखा करते थे। अब जैसे स्वतंत्रता के बाद और अब आज तक, आजकल देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर आदमी जो दिल में आता है वो अपने विचार अपने ढंग से प्रकट करता है, कोई उसे चेक करने वाला, उस पर रोकने वाला नहीं है। तो ऐसे ही आजकल जो है छंद मुक्त कविताएं जो है चली हुई हैं, तो ज़्यादा चलन इसी का है। और ज़माना ऐसा है कि किसी के पास इतना समय भी नहीं होता है कि मेरी कविता सुन ले या मेरी कोई किताब पढ़ ले या कुछ है, तो इसलिए लोगों ने भी इसे एक अपने स्वच्छंद तरीके से एक लिखना शुरू किया। तो आजकल के लेख में ये चीज़ है और स्वतंत्रता की झलक ज़्यादा है। उसमें जो है वो प्रेशराइज होते थे कि उनके लिए ही लिखो और वही लिखो जो वो कहते हैं। अगर मैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग पे आऊं तो अपकमिंग हमें कौन सी किताब आपकी आने वाले टाइम में मिलने वाली है? देखो जी, पढ़ के हम जो है नहीं, प्रसन्न हो जाए। अभी तो ना तो उसका नाम लिखा जी कुछ नहीं, लेकिन कुछ ऐसी पोइम्स हैं जो मतलब जिनको एक बड़ी बुक में जो है, इनसे थोड़ी बड़ी बुक के रूप में दिया जा सकता है। तो वो हैं 60-70 पोइम्स अभी आपने लिख डाली। हाँ, वो हैं, फेयर करने के लिए फेयर भी कर रखी हैं, पर कहीं हेडिंग रह रहा, कुछ कहीं कुछ माड़ी मोटी करेक्शन जो होती है बार बार देखते मुझे 1 साल के बाद या 2 साल के बाद। हाँ, अब जैसे ही मौका मिलेगा तो उसकी जो है वो कविता संग्रह भी आएगा जरूर। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मतलब लिखने के लिए आपने कौन सा टाइम चुना है कि रात को लिखना है या सुबह लिखना है या दिन में लिखना है? दरअसल ऐसा है जी कि लिखने के लिए बढ़िया समय तो होता है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे के बाद उठ जाओ और लिखो। लेकिन मुझे ऐसा होता है कि कई बार जब वो माइंड में जब तरंग आती है तो फिर मैं घड़ी नहीं देखता, समय नहीं देखता, फिर एकदम उठ जाता हूँ जैसे ही और उसको रफ ड्राफ्ट में या ऐसे ही किसी पर्चे पे लिख लिया और जब टाइम लगेगा तो उसको मैं डेवलप कर लेता हूँ। और बाकी जो ऐसे फेयर करने का काम है वो तो दिन भर भी चलता रहता है, सुबह शाम भी। लेकिन अच्छा टाइम जो है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सुबह 3:30 बजे के बाद का है और 8 बजे तक आदमी अपने लिए काम कर सकता है। नर पिशाच निर्दोषों के खून से क्यों न हरा नादां तू, सुपथ छोड़ कुपथ पर क्यों आ रहा नादां तू, बेजुबां बेखबर पर वज्रबंद प्रलय क्यों ढा रहा नादान तू, नहाकर निरीहों के रक्त में, नहाकर निरीहों के रक्त में क्यों पागलपन की प्यास बुझा रहा नादान तू, स्वर्ग में विश्रामरत गुरु पुरुषों को जघन्य पापों से रुला रहा नादान क्यों। अब आप सर एक अच्छे गुरु भी आप रहे हैं, एक लेखक भी है, आप अपने ये जो कामयाबी का श्रेय है किसे देते हैं? देखिए जी, अब कामयाबी का श्रेय तो अपने भाई साहब को, माता पिता को और अपनी सहधर्मी को देता हूँ कि जिन्होंने मुझे गाइड भी किया, जिन्होंने जो है थोड़ा हौसला अफजाई भी करी और चाहा भाई कुछ पढ़ो लिखो या लिखने का समय दिया, तो उन लोगों की और बाकी हमारे जो टीचर्स रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, उन लोगों ने भी जो बहुत अच्छा गाइड किया, जिनमें से जैसे जी
SK जी, जी संतोष कुमार जी, जी वो नहीं है, वो बड़ी अच्छी अंग्रेजी, प्यारी अंग्रेजी बोलते थे, पढ़ाते थे जी। और हम बहुत प्रभावित हुए। दूसरे डॉक्टर SK शर्मा थे, वो संस्कृत पढ़ाते थे, जी। वो भी वो PhD थे, डीलिट कर रहे थे, उनकी भी, उनसे भी काफ़ी प्रभावित हुआ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी अध्ययनरत रहते थे, जी लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, जी। तो उनसे भी प्रेरणा मिली कि भाई Right. कुछ लिखते करते रहना चाहिए। Right. जब ये लोग भी कर रहे हैं, जो Right. जॉब में लगे हैं, सब कुछ है, तो Right. हम क्यों ना करें, हमें भी करना चाहिए। राइट सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और माशाल्लाह अगर मैं खुद की बात करूं तो लाइक मैं भी आपके एक बेटे के समान ही हूं, आशीर्वाद आपको चाहूंगा। मुझे पर्सनली बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। जाते जाते जितने भी लोग ये द विकी शो सिरमौर न्यूज़ पर देख रहे हैं, आप सभी के लिए अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज जो आज का यूथ है उनके लिए आपका क्या रहेगा? ऐसा है जी कि आजकल जो हमारे नौजवान हैं, उनके लिए तो मैसेज हमारा यही है जी कि वो हार्ड वर्क करें जी और फिजूल खर्ची या जो है छिछोरापन जी उससे थोड़े दूर रह करके जी। वास्तविकता को ही ढूंढें, जी। वास्तविकता पे ही चलें, जी। हार्ड वर्क करें। जी और फिल्मों में और जगह दूसरे नाटकों में और जगह जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस ये दिखाए जाते हैं, उनका अंधानुकरण वो ना करें, कॉपी ना करें। उनको कॉपी ना करें। जी। और जो रियलिटी है समाज की, जीवन की, लाइफ की, जी उसको देखें और उसके मुताबिक हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और कोशिश ये करें कि किसी के जो है मतलब किसी पे निर्भर ना हो, जी। स्वावलंबी बने, मेहनत करें, राइट खुद कुआं खोदें और खुद पानी पिएं, क्या? आत्मनिर्भर बने। और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे जी। तो वो अपने आप को जो है सेल्फ चीटिंग करेंगे, वो धोखे में रहेंगे। Right. क्यों? बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। हकीकत यही है कि आदमी जो है अगर नेचुरल रहेगा। हाँ, नेचुरल वे में रहे, फुकरापंथी में नहीं आए, फैशनबाजी में नहीं आए, जी। इधर उधर की दूसरी गंदी बातों या सोसाइटी में नहीं रहे, जी। सिर्फ जीवन की हकीकत क्या है, मेहनत, और लाइफ को जो है एक बेड ऑफ थॉर्न्स समझ करके जी काम करना चाहिए। जी। और ये सोचना चाहिए। अगर वो ये सोचेंगे कि हमें बना बनाया मिल जाएगा, शॉर्टकट मिल जाएगा, फ्री में ढूंढेंगे, दैट इज़ बैड। मेहनत करो, जी। कमाई करो और खाओ। देखो मेरे तो उनके लिए तो कहना यही है। जी और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कभी ना कभी वो धोखे में जरूर रहेंगे, क्योंकि जी। सब दिन एक जैसे तो होते नहीं हैं। नहीं होते। तो अपने आप खुद करना ही पड़ेगा। जी। फिर ये भी है कि आज हम हैं, अब कल को हमने दूसरी पीढ़ी के कंधे पे भी ये सारा जो कुछ हमारी संस्कृति है जी। उसको उन कंधे पे पहुंचाना है, जी। तो हम जो कुछ करेंगे तभी तो उनको दे सकेंगे। दे सकेंगे। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सिरमौर न्यूज़ पे आपने वक्त दिया, टाइम चलो निकाला, जी, आपका चलो थैंक यू चलो सो मच। चलो, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए द विकी शो में ये विकी इस शो को यहीं पर समाप्त करता है। अगले शो में एक और शख्सियत से आपके साथ हम मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।